दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 105 में मार्क्स खोना नहीं चाहते तो इसे ध्यान से सुनिए। यह यूनिट 3 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। अगर आप इसे सही से समझे बिना जाएंगे तो मार्क्स भी छीन सकते हैं। लेकिन चिंता मत करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि सिर्फ याद ना रहे बल्कि एग्जाम में अप्लाई भी हो सके। तो ध्यान लगाइए, लास्ट तक देखिए क्योंकि यह नॉलेज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हर पॉइंट वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हमारा पहला सवाल है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। इसकी शुरुआत को कैसे लिखें, यानी परिचय कैसे लिखें। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण को सबसे पुराना और आधारभूत दृष्टिकोण माना जाता है। यह मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अध्ययन पर आधारित है। तो परिचय में आप बता सकते हैं कि इसे जो है पारंपरिक दृष्टिकोण का मुख्य स्तंभ माना जाता है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अरस्तू से लेकर लॉर्ड ब्राइस और हरमन फाइनर जैसे विद्वानों ने इसी पद्धति का अनुसरण किया। चलिए अब संस्थागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है औपचारिक और कानूनी संरचना पर बल। इस दृष्टिकोण की जो विशेषता है, यह राजनीति को संस्थाओं के माध्यम से देखता है। यह मुख्य रूप से उन अंगों का अध्ययन करता है जो कानून द्वारा स्थापित है। यानी दोस्तों, इसकी पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह राजनीति को व्यक्तियों के माध्यम से नहीं बल्कि संस्थाओं के माध्यम से समझता है। उदाहरण के लिए, संसद कैसे काम करती है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, न्यायपालिका की भूमिका क्या है, इन सब चीजों को यह देखती है। यानी फोकस व्यक्ति पर नहीं संस्था पर होता है, और जो संस्था क्या हो, कानून द्वारा स्थापित हो। तो यहाँ पर जो है संविधान का केंद्र यह मानता है कि किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए उसके संविधान को समझना पर्याप्त है, और इसमें सरकारी अंग भी जो है अध्ययन में शामिल होता है। इसी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बनावट और उनकी शक्तियों और उनके आपसी संबंध का विस्तृत विवरण दिया जाता है। चलिए अब दूसरी विशेषता को देखते हैं। यह दृष्टिकोण जो है विश्लेषणात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक अधिक है। यानी कि इसमें विद्वान यह वर्णन करते हैं कि किसी देश की संस्थाएं कैसे दिखती है। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रिटिश संसद कैसे काम करती है या अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। यानी यह जो संस्थागत दृष्टिकोण है, यह व्हाट इज यानी कि क्या है उस चीज पर अधिक ध्यान देता है, ना कि क्यों ऐसा है इस पर, व्हाई इट इज पर यह उतना ध्यान नहीं देता। यानी इसको और सरल शब्दों में कहें तो इसका जो दूसरा विशेषता है वह अधिकतर औपचारिक और कानूनी होता है। यह देखता है कि संविधान क्या कहता है, नियम क्या है, अधिकार और कर्तव्य क्या निर्धारित किए गए हैं, यानी व्यवहार में क्या हो रहा है से ज्यादा कानून में क्या लिखा है इस पर जोर दिया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है ऐतिहासिक और विकासवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण जो है संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखता है। यह दृष्टिकोण ऐसा मानता है कि आज की जो संस्थाएं हैं वो अपने अतीत का ही परिणाम है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ब्रिटेन के लोकतंत्र को समझना चाहते हैं तो यह दृष्टिकोण मैग्ना कार्टा जो 1215 ईस्वी में आया था वहां से लेकर आज तक के क्रमिक विकास का अध्ययन करेगा। यानी इसे आप यह बोल सकते हैं कि यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जोर देता है। किसी भी संस्था को समझने के लिए उसके विकास क्रम को देखा जाता है। जैसे ब्रिटिश की संसद का विकास 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा से लेकर आज तक का जो क्रम चला है उसी आधार पर है। चलिए अब इसकी चौथी विशेषता को समझते हैं। यानी यहाँ पर जो तुलना किया जाता है उसका आधार समानता और अंतर होता है। यानी तुलनात्मक राजनीति में जो यह आपका संस्थागत दृष्टिकोण है, यह विभिन्न देशों की संस्थाओं को साथ रख करके उनकी तुलना करता है। इसमें यह देखा जाता है कि दो देशों की जो प्रणाली है वो कैसे अलग अलग है। यानी उदाहरण के लिए देखिए कि भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसद प्रणाली में क्या अंतर है। यानी तुलना करने से यहाँ पर ये पता चल रहा है। और यहाँ पर इस दृष्टिकोण के अंदर तुलना का मुख्य पैमाना जो है नियम और कानून होते हैं, न कि जनता का व्यवहार। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसकी जो पांचवी विशेषता है वह है मानकीय मूल्य और मूल्य आधारित। यानी परंपरागत संस्थागत दृष्टिकोण अक्सर आदर्श संस्थाओं की बात करता है।
यह केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह भी बताता है कि एक अच्छी सरकार या आदर्श न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए। इसमें नैतिकता और राजनीतिक दर्शन का जो है समावेश रहता है। यानी आप बोल सकते हैं कि यह दृष्टिकोण जो है आदर्शवाद की झलक देता है। यह अक्सर बताता है कि संस्था कैसी होनी चाहिए, अच्छी सरकार या आदर्श संविधान कैसा होना चाहिए। चलिए अब इसकी छठी विशेषता को देखते हैं, जो है स्थिरता और निरंतरता पर जोर। संस्थागत दृष्टिकोण यह मानता है कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं लेकिन संस्थाएं स्थिर रहती है। इसीलिए राजनीति में स्थिरता के लिए संस्थागत नियमों का पालन अनिवार्य है। यह व्यवस्था को बनाए रखने और नियमों के शासन को प्राथमिकता देता है। यानी जो इसकी छठी विशेषता है, स्थिरता और निरंतरता पर जोर देने की रीति, यानी यह दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं स्थिर रहती है, व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन संस्थाएं बनी रहती है। इसीलिए राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए अब इसके सातवीं विशेषता को देखते हैं। यह है इसका संकीर्ण दायरा, जो कि इसकी आलोचना भी की जाती है। यानी संकीर्ण दायरा इसका एक आलोचनात्मक विशेषता है। तो पुराने जो भी संस्थागत दृष्टिकोण थे उनकी एक बड़ी विशेषता या कमी यह थी कि यह मुख्य रूप से पश्चिमी देश यानी यूरोप और अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं तक ही सीमित थी। इसने एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों की उन राजनीतिक वास्तविकताओं को नज़रअंदाज किया जहां संस्थाएं कागजों पर तो थीं लेकिन व्यवहार में काम नहीं कर रही थीं। यानी इस विशेषता को अगर आप शॉर्ट में समझें तो इसका अध्ययन जो है मुख्यतः यूरोप और अमेरिका की राजनीतिक संस्थाओं पर आधारित था। यह जो दृष्टिकोण है इसने एशिया और अफ्रीका के देशों को कम महत्व दिया। चलिए अब इसके निष्कर्ष को समझते हैं। तो इसका निष्कर्ष दोस्तों यही है कि व्यवहारवादी क्रांति का बाद इस दृष्टिकोण का आलोचना हुआ, क्योंकि यह मानव व्यवहार और अनौपचारिक शक्तियां जैसे राजनीति में दबाव समूह, जाति और धर्म को जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, सिर्फ संस्थाओं को देखता था। फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। आज जो नया दृष्टिकोण है नव संस्थावाद, वो भी इसी पुराने दृष्टिकोण का ही परिष्कृत यानी एक्सपेंडेड रूप है। यह स्वीकार करता है कि राजनीति केवल लोगों के व्यवहार से नहीं बल्कि उन नियमों के खेल से चलती है जिसे हम संस्था कहते हैं। यानी बिना संस्था के अध्ययन के राजनीति विज्ञान केवल एक अनियंत्रित व्यवहार का अध्ययन बनकर रह जाएगा। इसीलिए संस्थागत दृष्टिकोण का अपना महत्व है। तो निष्कर्ष को भी थोड़ा शॉर्ट में समझिए कि संस्थागत दृष्टिकोण जो है वो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत और औपचारिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हालांकि बाद में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने इसकी आलोचना की, फिर भी राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए इसका महत्व आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरा देखा है तो आप इस सवाल को 20 नंबर में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने PYQ को निकाल कर देखिएगा तो यह प्रश्न जो है लगातार 3-4 परीक्षाओं में एज इट इज पूछा गया है। तो दोस्तों अभी हमने समझा कि संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। अब एग्जाम में अक्सर इसी से जुड़ा दूसरा सवाल पूछा जाता है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए संस्थागत दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। यानी यहाँ सिर्फ विशेषताएं नहीं बल्कि उसकी ताकत और सीमाएं दोनों लिखनी होती है। तो अब ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी परिचय लिखेंगे और परिचय में बताएंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो है संस्थागत दृष्टिकोण सबसे पुराना और पारंपरिक दृष्टिकोण माना जाता है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकार के औपचारिक ढांचे जैसे कि संविधान, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अध्ययन पर बल देता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जो है राजनीतिक विज्ञान के विद्वान इसी आधार पर विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते थे। यानी आप जो है इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय इस तरह से लिख सकते हैं कि
सबसे पहले आप बताइएगा कि ये जो है सबसे प्राचीन और पारंपरिक दृष्टिकोण है। औपचारिक संस्था जैसे संविधान, विधायिका या कार्यपालिका के अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करता है और 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में जो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट यानी विद्वान थे, उन्होंने विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना इसी आधार पर की। चलिए अब इसके जो है अर्थ और प्रकृति को समझते हैं। तो संस्थागत दृष्टिकोण का अर्थ और प्रकृति। संस्थागत दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र संस्था है। इस विचार के अनुसार राजनीति को समझने के लिए उन नियमों और संगठनों को समझना आवश्यक है जो राजनीतिक व्यवहार को संचालित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से लिखित संविधान और कानून द्वारा स्थापित अंगों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि औपचारिक संरचना यही है अध्ययन का कि जो है कानून के द्वारा जो स्थापित अंग हैं जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनका अध्ययन किया जाता है। और इसे का कानूनी औपचारिक स्वरूप होने के कारण इसे कानूनी औपचारिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि यह कानून द्वारा निर्धारित शक्ति और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए अब संस्थागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। तो इससे पहले भी हम उस क्वेश्चन में विशेषता पूछा गया था तो उस पर चर्चा किए हैं और इसमें भी जो है कुछ विशेषता बता देंगे। तो पहली विशेषता है ऐतिहासिक और विवरणात्मक। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक विकास क्रम को देखता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद का विकास कैसे हुआ, इसी को विस्तार से वर्णित करता है। दूसरी विशेषता है यह संविधान पर जोर देता है। इसमें किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उसके संविधान के दर्पण में देखा जाता है। यदि हमें भारत और अमेरिका की तुलना करनी है तो यह दृष्टिकोण दोनों देशों के लिखित अनुच्छेदों की तुलना करेगा। उसके बाद इसमें जो है तुलना का आधार होता है, यानी विभिन्न देशों की संस्थाओं जैसे भारत का राष्ट्रपति वर्सेस अमेरिका का राष्ट्रपति, इनकी शक्ति और कार्यों की तुलना की जाती है। इसमें यानी संस्थागत दृष्टिकोण में कुछ प्रमुख संस्थागत तत्व भी होते हैं। तो अध्ययन जो किया जाता है उस दौरान यह दृष्टिकोण 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है कानून बनाने वाली संस्थाओं की संरचना होती है जो एक सदनीय या द्विसदनीय होती है। यह जो है राज्य पर निर्भर करता है। दूसरा है कार्यपालिका यानी सरकार चलाने वाली शक्ति, जैसे कि संसदीय प्रणाली बनाम अध्यक्षीय प्रणाली। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में जो है अध्यक्षीय प्रणाली है। तीसरा है न्यायपालिका यानी कानूनों की व्याख्या और सुरक्षा करने वाली संस्था, जैसे सुप्रीम कोर्ट। तो इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। नव संस्थावाद आने के बाद जो है संस्थागत दृष्टिकोण में एक आधुनिक मोड़ आया, यानी 20वीं सदी के मध्य में जब व्यवहारवाद आया तो पुराने संस्थागत दृष्टिकोण की आलोचना हुई। इसी के जवाब में नव संस्थावाद का उदय हुआ। यानी अब जो है यह संस्थागत दृष्टिकोण केवल कागजी कानून को नहीं देखता है, बल्कि यह भी देखता है कि संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि औपचारिक नियम और परंपराएं किस तरह से निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदलती रहती है। यानी नव संस्थावाद में जो है संस्था और व्यवहार को जोड़ा गया। दोस्तों, अगर परीक्षण शब्द आया है तो आलोचना भी लिखना जरूरी है, इसीलिए देखते हैं इस दृष्टिकोण की आलोचना को। इसकी जो है पहली आलोचना है अत्यधिक कानूनी है। यह केवल इस पर ध्यान देता है कि क्या होना चाहिए, ना कि वास्तव में क्या हो रहा है धरातल के ऊपर, उस पर ध्यान नहीं देता। यानी यह सिर्फ क्या होना चाहिए पर जोर देता है, वास्तव में क्या हो रहा है पर कम जोर देता है। दूसरी आलोचना है सामाजिक आर्थिक कारकों की उपेक्षा। यानी यह जो है समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के प्रभाव को नज़रअंदाज कर देता है। तीसरी आलोचना है विकासशील देशों के लिए यह दृष्टिकोण अपर्याप्त है। कई विकासशील देशों में संविधान में कुछ और लिखा हुआ होता है, लेकिन राजनीति किसी और तरीके से चलती है। जैसे यानी वहाँ की राजनीति जो है जाति या धर्म के आधार पर चलती है, जैसे आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को देख सकते हैं। यानी पूरी आलोचना को अगर संक्षेप में बताएं तो इसकी आलोचना एक बार फिर से सुन लीजिए। यह सिर्फ क्या है, ठीक उस पर
जोर देता है, उसके बाद क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा जोर देता है, वास्तव में क्या हो रहा है धरातल पर उस पर कम जोर देता है। दूसरी आलोचना यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक कारकों की उपेक्षा करता है। तीसरी आलोचना यह है विकासशील देशों की राजनीति को समझाने में सीमित है क्योंकि वहाँ व्यवहार और परंपराएं अधिक प्रभावी होती है। तो यही सब बातें आपके उत्तर को अधिक प्रभावी बना देती है और एग्जामिनर को ज़्यादा मार्क्स देने पर मजबूर करती है। चलिए अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। यद्यपि संस्थागत दृष्टिकोण जो है तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला है, लेकिन आज के समय में केवल संस्थाओं को पढ़ना पर्याप्त नहीं है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था उसकी मूल संरचना को समझने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचों का अध्ययन अपरिहार्य है, यानी उसको पढ़ना जरूरी है। यह जो है राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित और अनुशासित रूप प्रदान करता है। तो दोस्तों कंक्लूजन को फिर से समझ लीजिए, यानी यह जो दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में इसका महत्व आज भी बना हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों समझ लिए तो यूनिट 3 का लगभग 50% हिस्सा या उससे ज़्यादा क्लियर हो गया। अगले सवाल में हम देखेंगे जहां एग्जामिनर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो वीडियो यहीं मत छोड़िए। अगर आपको संस्थागत दृष्टिकोण क्लियर हो गया यानी समझ में आ गया तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको इसी तरह कराऊंगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने संस्थागत दृष्टिकोण का पूरा परीक्षण समझ लिया, उसकी विशेषताएं भी और आलोचना भी। अब यूनिट 3 का आखिरी और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, नव संस्थावाद पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दिखने में छोटा सवाल है, लेकिन एग्जामिनर यहीं जो है कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करता है। तो चलिए इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले परिचय और उदय को बताएंगे। नव संस्थावाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है जो 1980 के दशक में पारंपरिक संस्थागत दृष्टिकोण की सीमाओं और व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए उभरा। जहां पुराना दृष्टिकोण केवल औपचारिक कानूनों और संविधानों पर ध्यान देता था, वहीं नव संस्थावाद यह मानता है कि संस्था केवल निर्जीव ढांचा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अभिनेताओं के व्यवहार और प्राथमिकताओं को आकार देती है। यानी आप परिचय में बता सकते हैं कि नव संस्थावाद जो है तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है जो 1980 के दशक में विकसित हुआ। यह पारंपरिक संस्थागत दृष्टिकोण की सीमाओं को दूर करने के प्रयास के रूप में सामने आया। जहां पुराना दृष्टिकोण जो है केवल औपचारिक नियम और संरचनाओं पर ध्यान देता था, वहीं नव संस्थावाद यह मानता है कि संस्थाएं केवल कागजी ढांचे नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्तियों के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। चलिए अब इसकी मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता है इसकी व्यापक दायरा, यानी कि जो इसकी व्यापक परिभाषा है, इसमें संस्था का अर्थ केवल संसद या न्यायालय तक ही सीमित नहीं है। इसमें औपचारिक नियम, अनौपचारिक परंपराएं, मानक और सामाजिक रीति रिवाजों को भी शामिल किया जाता है। दूसरी विशेषता जो है यह है संस्थाओं की स्वायत्तता, यानी यह दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं समाज का प्रतिबिंब मात्र नहीं है, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र शक्ति होती है जिससे वे समाज और राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी यह मानता है कि संस्थाएं समाज को भी प्रभावित करती हैं और समाज से भी प्रभावित होती हैं। तीसरी विशेषता है व्यवहार और संस्था का संबंध। यह दृष्टिकोण अध्ययन करता है कि कैसे जो है संस्थागत नियम व्यक्तियों के चयन और उनके राजनीतिक निर्णय को या सीमित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। यानी यह अध्ययन करता है कि संस्थागत नियम किस प्रकार व्यक्तियों के विकल्पों को सीमित या प्रोत्साहित करते हैं। चलिए अब इसके प्रमुख उपदृष्टिकोण को समझते हैं। नव संस्थावाद के 3 प्रमुख प्रकार बताए जाते हैं। इनमें पहला है ऐतिहासिक संस्थावाद, यानी यह जो है अध्ययन करता है
कि अतीत में लिए गए संस्थागत निर्णय वर्तमान राजनीति को कैसे पथ निर्भरता यानी कैसे रास्ता दिखाता है और उसको कैसे प्रभावित करता है, यानी पथ निर्भरता के माध्यम से प्रभावित करते हैं। दूसरा है तर्कसंगत चयन संस्थावाद। यह दृष्टिकोण या यह संस्थावाद मानता है कि व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए संस्थागत नियमों का उपयोग कैसे करते हैं। तीसरा है समाजशास्त्रीय संस्थावाद। यह सांस्कृतिक प्रतीकों और सामाजिक मान्यताओं को संस्था के रूप में देखता है। यानी शॉर्ट में इसको फिर से सुन लीजिए कि नव संस्थावाद के 3 प्रमुख उपदृष्टिकोण हैं: ऐतिहासिक संस्थावाद, तर्कसंगत चयन संस्थावाद और समाजशास्त्रीय संस्थावाद। ऐतिहासिक संस्थावाद यह देखता है कि अतीत के निर्णय वर्तमान राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। तार्किक चयन संस्थावाद यह देखता है कि व्यक्ति अपने लाभ के अनुसार संस्थागत नियमों का उपयोग करते हैं। समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद देखता है कि यहाँ सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों को भी संस्था का हिस्सा माना जाता है। चलिए अब निष्कर्ष को देखते हैं। तो निष्कर्ष में दोस्तों आप बता सकते हैं कि नव संस्थागतवाद राजनीति को समझने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के महत्व को पुनः स्थापित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक अध्ययन में संस्थाएं मायने रखती हैं, क्योंकि वे ही राजनीतिक निर्णय और प्रक्रियाओं को जो है आकार देती हैं। तो दोस्तों आज हमने यूनिट 3 के तीनों सबसे महत्वपूर्ण सवाल कवर कर लिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो यूनिट 3 एग्जाम रेडी है 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। लेकिन असली गेम अभी शुरू होगा, क्योंकि यूनिट 4 में जो कंसेप्ट आता है वहीं से एग्जामिनर ट्रिकली एनालिटिकल सवाल पूछता है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा यूनिट 4 का वो टॉपिक जिससे सीधे 20 मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना हो, और कमेंट में लिखिए यूनिट 3 डन। और अगर ये आपका पूरा क्लियर हो गया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं एक प्रिडिक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि यूनिट 4 वाला वीडियो जल्दी आ रहा है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।